2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो मैंने तभी सोचा था कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पेपर लीक होने के सभी तरीके इसके पूरी सिस्टम को समझाऊंगा। लेकिन वीडियो तब बनाऊंगा जब नीट का पेपर फिर से लीक होगा। 2025 में भी पेपर लीक हुआ था लेकिन इस पर ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ। लेकिन 2026 में एनटीए ने इतना बढ़िया काम किया कि नीट का पेपर टेलीग्राम पर बिक रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे किसी एग्जाम का पेपर एग्जाम होने से पहले ही किसी को मिल जाता है, कैसे ओएमआर शीट को खाली छोड़ा जाता है और बाद में भरा जाता है। मैं इस वीडियो में ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर ये वीडियो चल गया तो मुझे धमकियां भी आ सकती है कि ये वीडियो डिलीट करो, क्योंकि मैं कोई बाकी यूट्यूबर जैसा नहीं बना रहा हूँ जिसमें वो बताती है कि ये पेपर ऐसे लीक हुआ, ये लोग पकड़े गए। बल्कि मैं आपको एक मास्टरमाइंड की तरह बताऊंगा कि पेपर को लीक कैसे किया जाता है। इसे कोई ट्रेनिंग की तरह मत देखिए, नहीं तो आप भी लग जाएंगे इसे देखने के बाद पेपर लीक करने। बल्कि सोचिए कि इसे कैसे रोका जा सकता है, जिसके बारे में लास्ट में मैं भी चर्चा करूंगा। तो जो पेपर ऑफलाइन होता है जिसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और एक ओएमआर शीट दी जाती है, अगर इसे लीक करना है तो एक पर्याय है जहाँ पर ये छपता है यानी प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ के कर्मचारियों को पैसे देकर उसका फोटो निकाल ले, या छपने के बाद एग्जाम से पहले किसी भी समय इसका फोटो प्राप्त कर ले। टारगेट सिर्फ इतना है, एग्जाम होने से पहले आपको इस पेपर को प्राप्त करना है। नीट का पेपर भी कुछ इसी तरह लीक हुआ था। नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से किसी ने इसका फोटो निकाल लिया और उसी के बाद ये पेपर पूरे भारत में फैल गया। सोचिए 2024 में ये साबित हो चुका था कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन एनटीए नहीं मानी। लेकिन इस बार एनटीए ने खुद से एग्जाम रद्द करा है, तो बात किस हद तक पहुंच चुकी होगी। इस पर बहुत सारे लोगों ने डिटेल वीडियो बनाया होगा, आप उसे जाके देखिए। इसमें हम अलग बात करने वाले हैं। तो जो व्यक्ति पेपर को लीक करता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसकी बड़े बड़े नेता और लोगों से पहचान होती है। वो खुद गुंडा होता है या उसके साथी गुंडे होते हैं। उसकी एक टीम होती है और सबका अलग अलग काम होता है, और मास्टरमाइंड का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो ही इसकी प्लानिंग बनाता है, और अगर कोई काम बिगड़ता है या कोई फंसता है तो उसे निकालने का काम भी वही करता है। इसी वजह से उनकी टीम के लोग बिंदास तरीके से काम करते हैं। जब मास्टरमाइंड के पास पेपर आ जाता है तो उसके कुछ साथी होते हैं जो मिडल मैन का काम करते हैं और ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढ के लाते हैं जो पैसे देकर परीक्षा देना चाहते हैं। अब उन कैंडिडेट्स यानी परीक्षा देने वाले और इन मिडल मैन के बीच एक और मिडल मैन होता है जो उस कैंडिडेट का करीबी होता है और ये गारंटी देता है कि ये कैंडिडेट पैसे देगा। अब उन्हें पेपर सीधा नहीं दिया जाता, नहीं तो लड़के तो बहुत कचरे होते हैं। जैसे उन्हें पेपर मिला वो उस पेपर को अपने सेटिंग को सेंड कर देंगे और ऐसे वो पेपर फैल जाएगा। बल्कि उन्हें एग्जाम से एक दिन पहले एक सीक्रेट जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उन्हें क्वेश्चंस और उसके आंसर्स रटवाए जाते हैं। फिर उन कैंडिडेट्स को अगले दिन एक साथ एग्जाम सेंटर भेजा जाता है। 2026 में ये जो नीट का कांड हुआ ये किसी मास्टरमाइंड ने नहीं किया है, बल्कि एक नौसिखिया था जो किसी मास्टरमाइंड की टीम में रहा होगा। उसने इस पेपर का फोटो निकाला, उसे किसी और को बेचा। उस बंदे ने अपना पैसा निकालने के लिए इस पेपर को किसी और को बेचा और ये चेन साइकिल चलती गई। इस वजह से ये मुद्दा इतना बड़ा हुआ। नहीं तो 2025 में भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन ये मास्टरमाइंड ने किया था। इस वजह से आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अब एनटीए वाले कह रहे हैं कि नीट का री एग्जाम कंप्यूटर पर होगा, तो क्या कंप्यूटर पर कोई फ्रॉड नहीं होता? जब एग्जाम कराने का सिस्टम एडवांस हुआ यानी पेपर से कंप्यूटर पर एग्जाम लिया गया, तब मास्टरमाइंड भी एडवांस हुए, उन्होंने डिवाइस बनाने शुरू हुए। तो इसमें क्या होता है, तो एक बंदा ऐसा डिवाइस लेकर एग्जाम सेंटर में घुसता है जिसमें कैमरा और सिम कार्ड लगा होता है। वो कुछ भी हो सकता है, स्मार्ट पेन, स्मार्ट वॉच या चश्मा। उस बंदे का भी आज ही पेपर होता है। उसे पेपर देना नहीं होता, बल्कि वो इस प्लान का हिस्सा होता है। अब जिस भी चीज़ को अंदर लेके गए उससे वो इसके फ़ोटो खींचता है और वो फोटो अपने आप बाहर चले जाते हैं। बाहर एक टीम बैठी होती है जो एकदम फास्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करती है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप होता है इन क्वेश्चंस के आंसर को अंदर पहुंचाना। अब इसके लिए भी एक ट्रेनिंग होती है। इसके लिए एक अलग डिवाइस होता है जिसमें सिम कार्ड और ब्लूटूथ होता है, जिसके साथ जुड़ा होता है एक मिनी ईयरबड्स जो एकदम छोटा होता है और जो स्किन के कलर का होता है, जिसे कैंडिडेट के कान के अंदर घुसा दिया जाता है। और अगर आप इसे चलते हुए देखें या पास से देखे तो आपको नहीं दिखेगा, इसे एकदम पास जाकर टॉर्च से देखना होता है, तब आपको ये दिखता है। अब कैंडिडेट उसे लेकर एग्जाम सेंटर में घुसता है और अपने सीट पर बैठता है। कुछ समय बाद उसके कान के अंदर आवाज़ आती है और उसे बताया जाता है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जिसे सुनकर वो पेपर सॉल्व करता है। अब जहाँ पर गेट पर चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, वहाँ पर अंदर के किसी व्यक्ति को मिला लिया जाता है। अब ये पूरा मास्टरमाइंड का खेल है, या तो पूरे सेंटर को मैनेज कर लो यानी उसके मालिक को मिला लो, या अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को मिलाओ जिससे उनका काम निकले। पेपर कोई भी हो, काम सिर्फ इतना है कि पहले उसे बाहर निकालना है, उसके बाद उसके आंसर्स को अंदर पहुंचाना है। और ज़्यादातर कांड
सेंटर के वॉशरूम में होते हैं। और इस कंप्यूटर पर होने वाले एग्जाम में इतने प्रकार के कांड होते हैं कि जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। एक एग्जाम में मास्टरमाइंड में वहां पर साफ सफाई रखने वाले कर्मचारियों को मिला लिया, और जब वो बच्चों को रफ शीट देने गए जिस पर बच्चे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करते, उस पर क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए थे और उन्हें सीट नंबर पता था कि किस बच्चे तक ये आंसर्स पहुंचाने हैं। आपको सिर्फ ये सुनने को मिलता होगा कि इस एग्जाम का पेपर एग्जाम होने से पहले लीक हुआ, लेकिन सेंटर के अंदर जो ये कांड होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा भी पता नहीं होता। और ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। 2024 में राजस्थान के रीट के एग्जाम में एक व्यक्ति ने एक चप्पल बनाई जिसकी कीमत थी 6 लाख, जिसमें था ब्लूटूथ और सिम कार्ड यानी पूरा मोबाइल, जिसे उस व्यक्ति ने बहुत सारे बच्चों और लोगों को बेचा। अगर मैं नाम लेकर ये कहानियां बताऊं तो इतने नाम आएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि किसका किसके साथ कनेक्शन है, और जो इन लोगों को जानता है वो इनसे डरता है, जिसका कारण भी मैं बताता हूँ। तो भारत में एक व्यापम पेपर लीक का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, और जब ये घोटाला उजागर हुआ तो 40 से ज़्यादा लोगों की रहस्यमय हत्या हुई, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट नम्रता डामोर, पत्रकार अक्षय सिंह, तत्कालीन राज्यपाल के बेटे, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन और उनके साथ आरोपी, गवाह और जांच के हिस्सा रहे लोग शामिल थे। और जिन 4 लोगों का मैंने नाम लिया उन्होंने इसे उजागर किया था, जिसके बाद इन्हें मार दिया गया। आप सोचिए कि जहाँ पर इतने लोगों की हत्या होती है उसमें कितने बड़े लोगों का हाथ होगा, और जहाँ पर बात को दबाया जा रहा है इसका अर्थ एक ही है कि इसमें एक नेता शामिल है, और इस घटना में तो एक बड़ा नेता शामिल होगा। इस घोटाले में एक मज़ेदार बात होती थी जिसे इंजन बॉगी सिस्टम कहा जाता था। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट को अपने हिसाब से सेट करते थे और एक होशियार बच्चे के बाजू में 2 कैंडिडेट्स को बिठाते थे। अब उस होशियार बच्चे का पेपर देख के वो 2 कैंडिडेट्स पेपर सॉल्व करते थे और नौकरी हासिल करते थे, और ये तब तक चला जब तक ये घोटाला उजागर नहीं हुआ। एक और सिस्टम है जिसमें कैंडिडेट की जगह दूसरा ही बच्चा पेपर देने बैठता है। तो ये कैसे होता है? तो इसमें डॉक्यूमेंट्स में बदलाव किया जाता है। जो एडमिट कार्ड है उस पर फोटो को एडिट किया जाता है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस पर भी फोटो को एडिट किया जाता है, और उस होशियार बच्चे का फोटो लगाया जाता है जो कैंडिडेट की जगह पेपर देने बैठने वाला है। या एआई से दोनों के फोटो को मिलाकर एक ऐसा फोटो बनाया जाता है जिससे गेट पर ये पहचान में ना आ सके कि ये बच्चा दूसरा है, और उससे वो होशियार बच्चा एग्जाम सेंटर में घुस जाता है और उसकी जगह पेपर देता है। अब जहाँ पर बायोमेट्रिक होता है वहाँ पर वहाँ के कर्मचारियों को मिला लिया जाता है, जिससे वो उस बच्चे की ठीक से जाँच नहीं करते। अब आप कहोगे कि उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं होता, तो अगर वो पकड़े भी गए तो हमारे ईमानदार पुलिस वाले उनसे एक मोटी रकम लेकर उन्हें छोड़ देती है, या ऐसी केस बनाती है जिससे वो जल्दी छूट जाती है। अब इस सिस्टम में जो बच्चा दूसरे की जगह पेपर देता है वो ज़्यादातर गरीब ही होता है, जो पढ़ने में होशियार होता है और पैसे के लिए इन लोगों के बहकाव में आता है और ये गलत काम कर बैठता है। अगर एग्जाम से पहले बाहर पेपर न मिले या सेंटर के अंदर कोई कांड न हो तो इससे आगे भी एक खेल होता है। तो इसमें क्या होता है? तो कैंडिडेट को अपनी OMR शीट जिस पर वो आंसर्स लिखता है उसे खाली छोड़ देने के लिए कहा जाता है, और उसके बाद भ्रष्ट कर्मचारी चेक करते समय या चेक करने से पहले उसमें सही आंसर्स भरते हैं और रिजल्ट बदल जाता है। अब इसमें आपके कुछ सवाल होगी जिसमें आप कहोगे कि इस एग्ज़ाम में गेट पर चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो इसका जवाब एक ही है, अंदर का कोई स्टाफ मिला हुआ है जो अंदर ही अंदर आंसर पहुंचा रहा है। आप कहोगे कि ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पर होता है, इसका आंसर यही कि गेट पर चेकिंग सही से नहीं हो रही है। आप कहोगे कि इस एग्ज़ाम में सेंटर में कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ, तो इसका जवाब ये है कि असली काम तो इसके बाद होगा। मैंने मेरी आंखों से सभी क्लास 4 के एग्ज़ाम में होने वाले फ्रॉड को देखा है, क्लास 3 भी, क्लास 2 भी, क्लास 1 भी। सिर्फ बात यह है कि इसके बारे में जानकारी करने वाला और जिसका काम हुआ है उन्हें होती है। तो इसमें आपको मैंने कोई कहानियाँ नहीं बताई कि ये पेपर ऐसे लीक हुआ, बल्कि मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई। पहला, एग्ज़ाम होने से पहले ही पेपर ले लो। दूसरा, सेंटर के अंदर से क्वेश्चन बाहर भेजो और आंसर अंदर पहुँचाओ, या आंसर देने वाले को ही बिठाओ। और तीसरा, पेपर होने के बाद खेल को बदल दो। तो इसका परिणाम क्या होता है? तो पैसे देकर 4 व्हीलर का लाइसेंस खरीदा जा सकता है, इसके बारे में तो आपको पता है। अब उस लाइसेंस के भरोसे पर कोई व्यक्ति किसी को ड्राइवर की नौकरी दे तो क्या होगा? वो गाड़ी को ठोक देगा। अब ऐसे ही लोग हमारे सिस्टम में घुस रहे हैं और पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कर रहे हैं, और नेताओं को भी ये लोग बहुत पसंद है क्योंकि भ्रष्टाचार इनकी एक मिली भगत है। सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खाओ। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले किसी को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। पेपर छपने से एग्ज़ाम होने तक किसी अधिकारी को ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि ये पेपर बाहर ना जाए, सेंटर के अंदर कोई धोखाधड़ी ना हो, इसकी जिम्मेदारी किसी अधिकारी को उठानी होगी। और थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो इन्हें नौकरी से हटा दिया जाए। सिर्फ इतना सा बदलाव करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
ऊपर से अगर सिस्टम चाहे ना तो पेपर का एक क्वेश्चन भी लीक ना हो। देख लो नीट के री एग्जाम में कुछ होता है क्या, क्योंकि एनटीए की इसमें पूरी इज्जत दाव पे लगी है और उन्हें पता है कि एक बार हो गया है, अब अगली बार होगा तो लोग बहुत पीटेंगे। और एक सोल्यूशन है, इन्हें सजा कड़ी से कड़ी दो, इन्हें ऐसी सजा दो कि इन्हें देखने वालों की रूह कांप जाए। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, हर साल कोई चिल्लाता है ये करो वो करो और अगले साल फिर से एक पेपर लीक हो जाता है। कोई कहता है 10 साल में 80 पेपर लीक हुए, ये वो पेपर है जो पकड़े गए, असली कहानी तो इनके पीछे छुपी है जिसके अंदर हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात है कि अभी कुछ बदलने वाला नहीं है, जो मैंने बताया है सिर्फ बताया है, इसे कोई भी देखने वाला नहीं है। हमारे भारत में एक बात है, जब पेपर लीक होता है तो 10 दिन उस पर न्यूज़ वाले हल्ला कर देते हैं, उसके बाद उन्हें नया टॉपिक मिल जाता है, प्रोटेस्टर्स के प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता है, क्योंकि सिस्टम ऊपर से ये चाहता ही नहीं है कि पेपर लीक बंद हो। अब मैं इस पर ज़्यादा बात करने नहीं वाला हूँ क्योंकि चैनल शुरू होने से पहले ही बंद पड़ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।